भारत का ऑफिस मार्केट अब तेजी से जीसीसी ड्रिवन मार्केट बनता जा रहा है। क्या भारत अब सिर्फ दुनिया का बैक ऑफिस नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रेन ऑफिस बन चुका है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अब भारत को सिर्फ कॉस्ट सेविंग के लिए नहीं बल्कि एआई, रिसर्च, इंजीनियरिंग और इनोवेशन के ग्लोबल हब के तौर पे देख रही हैं? टीपीओ केपीओ समझ में आ गए, अब जीसीसी क्या है? सर्विसेज लेवल की कंपनीज हमारे यहाँ पे बैक ऑफिस सेटअप करती थी, अब यहाँ से प्रोडक्टाइज होना शुरू हो गया है। जो आउटसोर्स होता था वो सिर्फ बेसिक काम होता था, अभी एडवांस काम भी होता है। कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर था जबकि बीपीओ और केपीओ बनाए जा रहे थे। जीसीसीज के पीछे भी वही रीजन है। नॉट जस्ट कॉस्ट, इट इज अबाउट द इकोसिस्टम। कि हम बात तो कर रहे हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज, क्या वहाँ पे इतना ग्रेड ए सप्लाई है? छोटे जीसीसी जिन्हें की शायद ग्रेड ए सप्लाई की जरूरत नहीं, इन शहरों में जरूर जाते हुए आप देखेंगे। इस समय का जो थोड़ा डिस्टर्ब सा वर्ल्ड ऑर्डर है उसका आउटकम है, तो ये कितना स्टेबल होगा? जितना थोड़ा बहुत अनस्टेबल, आई थिंक अपॉर्चुनिटी उतना ही बढ़ेगा। बेंगलुरु और हैदराबाद से कहानी निकल के थोड़ी आगे बढ़ रही है। ये जैसे जैसे बैंगलोर और हैदराबाद एक सर्टेन रेंटल के बियॉन्ड पहुंचता जाएगा, यहाँ से ग्रेजुअल शिफ्ट होगा। क्या हमारे छोटे शहर उसके लिए तैयार हैं? बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेटअप हो गया है, तो आई थिंक दैट गेटिंग रेडी, आई वुड से कि थोड़ा स्लो एंड स्टेडी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया लेकिन लोग नहीं मिले आप। इंदौर, कोयम्बटूर, इवन देहरादून, वहाँ पे मूव होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा। क्या मैं इससे ये मानूं कि इन शहरों में अब तक जो रियल एस्टेट का डिमांड था वो अब यहाँ से पीक आउट करेगा? रैंडम सप्लाई नहीं आएगा, इट विल बी मोर डिमांड ड्रिवन। ग्रेजुअल होगा, स्लो होगा, बट इवेंचुअली होगा। एआई एंड ऑटोमेशन लगभग हर सेक्टर को उसी तरह इंपैक्ट करेगा जैसा आज हम आईटी को देख रहे हैं। ये एक नया डिसरप्टर है जो एक नया डिमांड क्रिएट करेगा। एआई के चलते सारे के सारे सेक्टर्स डिसरप्ट होंगे, बट वो ज्यादा इनेबल करेगा हमारे ग्रोथ को लेके। हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो जहां पर रियल एस्टेट की बात तो होती है लेकिन जरा गहराई के साथ और डेप्थ में जाकर और कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर खास तौर पे जिनको आम तौर पे डिस्कस नहीं किया जाता या थोड़ा बचते हैं लोगों ने करने से। और ऐसा ही एक टॉपिक आज आपके लिए, ऐसे एक सब्जेक्ट रियल एस्टेट का आपके लिए लेकर आएंगे जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है लेकिन समझ और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी कम है, एंड दैट इज़ जीसीसी। अब जीसीसी काफ़ी सारे लोग पहचान गए होंगे लेकिन बहुतों को ये भी लगेगा कि ये क्या भला है, राइट? तो शुरुआत करते हैं कि क्या भारत अब सिर्फ दुनिया का बैक ऑफिस नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रेन ऑफिस बन चुका है? धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। क्या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अब भारत को सिर्फ कॉस्ट सेविंग के लिए नहीं बल्कि एआई, रिसर्च, इंजीनियरिंग और इनोवेशन के ग्लोबल हब के तौर पे देख रही हैं? और क्या यही वजह है कि देश के कमर्शियल रियल एस्टेट में एक नया बूम दिखाई दे रहा है जहां अगले 2 साल में होने वाली हर दूसरी ऑफिस डील जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स करते हुए नजर आएंगे? तो कॉलियर्स इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट ये बता रही है कि 2021 से अब तक जीसीसीज ने देश में करीब 118 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रेड ए ऑफिस स्पेस लीज पर ऑलरेडी ले लिया है। H1 2026 यानी जून से लेकर अब तक का वक्त, उसमें कुल ऑफिस लीजिंग का 46%, ऑलमोस्ट हाफ जीसीसीज के नाम रहा है और 2027 तक ये 50% भी हो सकता है। यानी भारत का ऑफिस मार्केट अब तेजी से जीसीसी ड्रिवन मार्केट बनता जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां आएगा, क्या ये ग्रोथ सिर्फ बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों तक सीमित रहेगी या चेन्नई, पुणे, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर में भी हमें ये सब कुछ दिखाई देगा? और उसके बाद टियर 1 टियर 2 की हम बात करते रहते हैं, टियर 3 की भी बात होती है आजकल, तो क्या वहां तक ये सब कुछ पहुंचने वाला है? क्या एआई और नई टेक्नोलॉजी के दौर में भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा इनोवेशन हब बनने की राह पे निकल गया है? और इस पूरी कहानी का फायदा किसे मिलेगा? क्या डेवलपर्स को, रीट्स को, निवेशकों को यानी आप लोगों को, और ऑफिस मार्केट को कितना फायदा? इन्हीं सवालों को आज हम थोड़ा टटोलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। और इसके लिए 2 खास मेहमान आमंत्रित हैं। स्वागत करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विमल लाडार साहब, नेशनल डायरेक्टर कॉलियर्स इंडिया और हेड ऑफ रिसर्च भी, जिन्होंने ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। और साथ ही जुड़ रहे हैं अमल मिश्रा साहब, जो कि अर्बन वॉल्ट के सीईओ हैं, क्या फ्लैक्स कंपनी और एक उसके यंग एंटरप्रेन्योर। बहुत बहुत स्वागत अमल आपका भी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कुछ हाइलाइटर्स तो विमल जी मैंने बता दिए, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जीसीसी इन इंडिया आपकी इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या पिक्चर दिखा रही है? शुक्रिया।
आई थिंक आपने काफ़ी अच्छी तरीके से एक समरी बता दिया, जहाँ पे आई थिंक जीसीसीज एक वक्त एक सिर्फ एक आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन करके उसको माना जाता था। उस आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन के लेबल से नाउ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ मेजर स्ट्रेटेजिक हब। तो विमल साहब, थोड़ा सा आपको बीच में टोक रहा हूँ। हाँ बहुत सारे दर्शक आज भी ना जीसीसी को, मतलब वो शायद टर्म से तो वाकिफ हैं, हाँ जी, कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, हाँ, एग्जैक्टली ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों भारत में आ रहे हैं, ये इनको आइडिया नहीं। तो हम पहले ठीक है। बेसिक से चले Basic जाते से दे हैं। देता व्हाट हूँ। इज जीसीसी? तो आई थिंक आई ट्राई टू सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल। आई थिंक जब इस दशक की शुरुआत हुई थी अराउंड 2019 एंड 2000, आई थिंक एक पूरा एक वेव था अबाउट बीपीओ एंड केपीओ। हाँ जी, आई थिंक हम सब वाकिफ हैं बीपीओ एंड केपीओ से। पिक्चरें बन गई उस पर तो। एग्जैक्टली, बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड नॉलेज प्रोसेसिंग यूनिट्स। सो ये बेसिकली क्या थे? प्राइमरीली एक आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन था। हम काम करते थे, हमारे लोग काम करते थे बाहर वालों के लिए, राइट। एंड बाहर वाले इन द सेंस बाहर की जो कंपनियां हैं एज वेल एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, उनका जो पूरा एक वैल्यू चेन है, अगर हम मानते हैं कि शुरू से बेस से होके देयर आर 5 स्टेप्स, तो उसमें से जो इनिशियल स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स हमारे यहाँ पे आउटसोर्स करते थे, जो हमारे लोग करते थे। हाँ, तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए एक सवाल और जोड़ देता हूँ। हाँ जी, मतलब बाहर की कंपनियां बाहर के देशों के लिए इंडियंस काम करते थे। बराबर। अक्सर वो नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, क्योंकि राउंड द क्लॉक, अलग-अलग कंट्रीज के लिए, अलग-अलग cater कंट्रीज करते के लिए अलग टाइम। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? क्यों इंडिया, मतलब दूसरी कंपनियां इंडियंस से इंडिया के अंदर ऐसा काम करवा रही थी? दो इंपॉर्टेंट चीजें, ऑब्वियसली आई थिंक टैलेंट पूल हमेशा से ही था। आई थिंक अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट और कॉस्ट। सो कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमारे यहाँ पे स्किल्ड लेबर अवेलेबल थे, और स्किल लेबर वाज मैं एस्टिमेटेड बोल सकता हूँ मोर देन हाफ कम रहता था। इतना रिड्यूस होता था, और ये कारण था, और टैलेंट रहता था। इसी कारण वो लोग आउटसोर्स करते थे, ताकि वो लोग अपना मार्जिन्स पे फोकस कर सकते हैं, एज वेल एज मोर वैल्यू एडेड ऑपरेशंस में फोकस कर सकते हैं। तो ये सारा चीज हम जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पार्ट्स ऑफ वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, यहाँ पे आउटसोर्स करना शुरू किया था। और इसमें भी 2 पार्ट थे, एक तो बिजनेस प्रोसेसिंग था, एक नॉलेज प्रोसेसिंग था। नॉलेज प्रोसेसिंग थोड़ा एडवांस था उसमें। सो ऑल दिस इंक्लूडेड रिटर्न, ओरल कम्युनिकेशन, एवरीथिंग। सो दैट्स हाउ द ट्रेंड स्टार्टेड, आई थिंक बिगिनिंग। एंड आई थिंक लगभग तो हमारा जो आम दर्शक है वो वो कॉल सेंटर्स को जानता है, जहाँ रात में बैठ के आपको बीपीओ सेंटर्स थे, जहाँ जवाब देने पड़ते थे, कंज्यूमर केयर की तरह काम करता था। बराबर। मोर सपोर्ट सिस्टम, फ्रंट एंड कुछ नहीं करते थे। तो अगर बाहर की ABC एक्स कंपनी रहती थी, वो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इन्वॉल्व रहते थे, उसका जो बैक एंड बेसिक ऑपरेशंस रहता था वो हमारे पास आता था। हमें मेनली शायद नहीं पता होगा कि इसका एंड आउटपुट कैसे होगा, हम सपोर्ट फंक्शन की तरीके से बिहेव करते थे, यही हमारा रोल था। सो वी वर बेसिकली आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशंस, हमें बीपीओ कहा जाए या केपीओ कहा जाए, यहाँ से शुरुआत हुआ था। राइट। तो ये तो हो गया कि आपने कहा कि रेफरेंस के लिए कि बीपीओ केपीओ क्या होता है, ये समझने के लिए कि जीसीसी क्या होता है। बीपीओ केपीओ समझ में आ गए, अब जीसीसी क्या है? अब जीसीसी है कि ये जो सेंटर है जिसको हम बीपीओ केपीओ कहते हैं, जहाँ पे से बेसिक ऑपरेशंस कंडक्ट करते थे, जहाँ पे हम सब सपोर्ट की तरह बिहेव करते थे, उस रोल से हमारा रोल एलिवेट होके हम एडवांस स्टेजेस ऑफ वर्क और एडवांस स्टेजेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस, उनका जो फंक्शन है उसमें भी हम पार्टिसिपेट करने लगे। सो आई थिंक हमारा जो वर्क का रोल था, जो आउटसोर्स होता था, वो सिर्फ बेसिक काम होता था, अभी एडवांस काम भी होता है। तो हम काफ़ी हद तक उनका जो फ्रंट एंड ऑपरेशंस रहता था उसमें भी हम भागीदारी करते हैं। सो आई थिंक नेचर ऑफ वर्क हैज चेंज्ड ओवर टाइम फ्रॉम बेसिक सपोर्ट टू एडवांस सपोर्ट। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ, बेसिक सपोर्ट से एडवांस सपोर्ट। अच्छा, बात समझ में आ गई। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि वही बीपीओ ही है, वही केपीओ है, लेकिन उसका लेवल बहुत हाई हो गया है, स्केल काफी बढ़ गया है, उसका वर्क का नेचर काफी बढ़ गया है, एंड उनका जो फोकस है इंडिया में, क्योंकि अभी कैसा होता है कि नाउ वो लोग डेडिकेटेड इंडस्ट्री लेवल पे सेटअप कर रहे हैं, सो दैट वो लोग अच्छी तरीके से बाहर से मैनेज कर पाए, एंड देयर इज क्लोजर मॉनिटरिंग ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है। मेनली इट इज द टाइप ऑफ वर्क। तो समझ लीजिए कि कोई एक टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, और वो पहले अपने कस्टमर्स को इंडिया से सपोर्ट करवा रही थी थ्रू बीपीओ, थ्रू टू एन लेवल केपीओ। अब आप कह रहे हैं कि वही कंपनी, अब ये तो 3rd और 4th लाइन का काम हो गया था, लेकिन अब जो उनके मेन काम है, मेन ऑपरेशंस हैं, जो कुछ है, वो सारा काम भी इंडिया को दे रही है, और उसी को आप कह रहे हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई विमल साहब। अब एक और बात,
आपने कहा कि कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर था हाँ जी। जबकि बीपीओ और केपीओस बनाए जा रहे थे, क्योंकि एक कंपनी है कहीं की लेकिन काम कहीं और करा रही है। टैलेंट चलो मिल रहा है आपको, सस्ते में मिल रहा है, और शायद रियल एस्टेट भी सस्ता मिल रहा होगा। ऑफ कोर्स। अब क्या बीपीओ मतलब सॉरी जीसीसीस के पीछे भी सेम टू सेम वही रीजन है? टू बिगिन विथ आई थिंक जीसीसी इन सम वे, जैसे हम बीपीओ केपीओ तो लास्ट 15-20 साल से है ही। आई थिंक प्राइमरीली इट वाज ओनली टैलेंट एज वेल एज रियल एस्टेट कॉस्ट। आई थिंक वो ड्राइवर तो अभी है ही, लेकिन आई थिंक अभी जो शेप किया है, अभी जो रूप लिया है, इट इज़ एंटायरली वेरी डिफरेंट। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक इंडियन कंपनी अपने ही देश में एक पर्टिकुलर सिटी और माइक्रो मार्केट में ऑफिस सेटअप करती है, जो जो कंसिडरेशंस वो लोग देखते हैं विच इज़ बियॉन्ड जस्ट कॉस्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका ये जो ऑपरेशन इंडिया में आउटसोर्स होता है वो उनका मेन ऑपरेशन के साथ उतना ही सीमलेसली कंबाइन हो। तो वो लोग काफ़ी और फैक्टर्स भी देखते हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट कॉस्ट, it is about the ecosystem, it is about it is about how seamlessly ये वाला फंक्शन उनके ब्रॉडर फंक्शन के साथ अलाइन होता है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट वो लोग इस लेवल तक जाते हैं कि एम्प्लॉई को एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है, वो लोग किस माइक्रो मार्केट में रह रहे हैं, ये सब फैक्टर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इंडिया उनको ये सब कुछ दे रहा है? इंडिया ये सब कुछ दे रहा है। राइट। तो अभी ये जीसीसी में इतना ज्यादा ये सब लीजिंग वगैरह हो रही है, तो सिर्फ इंडिया ही वो हॉट सेंटर है या दूसरे देश भी हैं जहां ये सब हो रहा है? नहीं, सो इन टर्म्स ऑफ आई थिंक जब केपीओ बीपीओ का वेव आया था, आई थिंक देयर आर अदर आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशंस भी हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में है। चाइना बिल्कुल है, वियतनाम है, फिलीपींस है, पोलैंड है, रोमानिया है, ये सारा आउटसोर्सिंग बकेट्स है। एंड इसमें अगर हम लोग देखेंगे ऑब्वियसली फैक्टर्स जैसे हैं, अपना टैलेंट पूल है, द पूल ऑफ टैलेंट, द क्वांटम, फिर उस क्वांटम इज अवेलेबल एट अ सर्टेन कॉस्ट, तो वो कॉस्ट हो गया। रियल एस्टेट कॉस्ट तो हो ही गया, टाइप ऑफ रियल एस्टेट अवेलेबिलिटी ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, एज वेल एज इकोसिस्टम कैसा है। इकोसिस्टम अगर हम बात करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का पुश पॉलिसी एनवायरनमेंट के वजह से जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, इज इट कंड्यूसिव फॉर एनी कंपनी टू सेटअप जीसीसी इन इंडिया, ये सारा फैक्टर्स है। ये सारा फैक्टर्स जब हम एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, इंडिया हैज एन एज। राइट, इंडिया हैज एन एज। क्लियरली ओके, कुछ और भी सवाल मेरे मन में रहेंगे जीसीसी इन पर्टिकुलर के बारे में, लेकिन जरा अमल को भी इंक्लूड कर लेते हैं बातचीत में। काफी देर से वो हमें बैठ के सुन रहे हैं और बेंगलुरु से हैं, जीसीसी से क्लोजली मिलके काम करते हैं। तो अमल देखिए, आज हम दर्शकों को थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। जीसीसी सबने सुना जरूर है, लेकिन टेक्निकली कम समझते हैं लोग उसको कि हो क्या रहा है। जीसीसी जीसीसी बहुत छपता रहता है पेपर में, हम यहाँ बात करते हैं। तो विमल ने एक बेस तो बना दिया। डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू दैट जो दर्शकों को और थोड़ा सा क्लैरिटी दे दे? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। विमल जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से जीसीसी का बहुत ही आसानी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसमें एक ही चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जीसीसीज़ जो होते हैं, जो पहले सर्विसेज़ लेवल की कंपनीज़ हमारे यहाँ पे बैक ऑफिसेज़ सेटअप करती थी, अब यहाँ से प्रोडक्टाइज़ होना शुरू हो गया है। हम इंडिया में अब प्रोडक्ट्स बिल्ड करना शुरू कर चुके हैं, ज़्यादा आर-एन-डी पीसेज़ सेटअप हो रही हैं। सो अब इंडिया एज़ अ मार्केट को या इंडिया को बस सर्विसेज़ लेवल पे नहीं देख के ऐसी कंपनीज़ को या ऐसा सेटअप करते हैं जहाँ पे कि प्रोडक्ट ड्राइव किया जाए। इनके खुद के बिज़नेस यूनिट्स होते हैं। ये हम आपके रेवेन्यू सेंटर्स की तरह ड्राइव हो रहे हैं। दूसरा बात जो कि विमल जी ने भी इस पे टच अपॉन किया वाज़ द गवर्नमेंट पुश, जो कि इनको अच्छी तरीके से मिल रहा है। सेकंड पार्ट इज़ इंडिया एज़ अ मार्केट। ये जो बड़ी-बड़ी जीसीसी हैं, वो इनको इंडिया एज़ अ मार्केट आल्सो दे आर सीइंग एज़ अ वेरी, वेरी लार्ज मार्केट, जिसमें कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हमेशा यहाँ से क्या होता था, यहाँ पे हम बैक ऑफिस का काम करते थे बाहर देशों के लिए, वो अब यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करने के हिसाब से भी देख रहे हैं। तो जीसीसी जो पहले आप समझिए कि सर्विस लेवल कंपनीज़ जो पहले ही ऐसा होता था कि बस बैक ऑफिस का काम कर रही हैं, अब ज़्यादा प्रोडक्ट लेवल के काम कर रही हैं। उसके अलावा आपके आर-एन-डी सेंटर्स सेटअप हो रहे हैं। जीसीसीज़, माइक्रो जीसीसी जिनके कि बहुत छोटे-छोटे आर-एन-डी सेंटर्स भी इंडिया में सेटअप हो रहे हैं। और ये सारा का सारा चेंज आया है। अ, एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसमें कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा पिछले काफ़ी सालों से इम्प्रूव हुआ है। ग्रेड ए ऑफिसेज़ जिस तरीके से बिल्ड हो रहे हैं, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अराउंड है। तो अब उनको ये कॉन्फिडेंस है कि अब हमें हमें बस बैक ऑफिसेस नहीं बट ऐसा ऑफिस सेटअप कर सकते हैं जो कि इंडिया में बिल्ड हो फॉर द वर्ल्ड। राइट, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इट्स नॉट जस्ट बैक ऑफिस, बाकी कंपनी का एक
मेन ऑफिस ऑलमोस्ट लाइक इन हेड ऑफिस जो कि मेड इन इंडिया हो। अब विमल साहब थोड़े और सवाल इसमें आएंगे कि बैकएंड पे जो बीपीओ केपीओ होते थे तो काफ़ी लोगों को जॉब्स दी उस समय, लेकिन वो सारी जॉब्स लो एंड जॉब्स होती थी, बस आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती हो और आपको कोई ऐसा खास स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए था। करेक्ट। इसमें किस तरह के लोगों को जॉब मिल रहा है, कौन काम कर रहा है ये जीसीसीस के अंदर? नहीं, इसमें आई थिंक मैं अल बोरो फ्रॉम अमल जी जो कह रहे थे, आई थिंक जिस तरीके से टाइप ऑफ वर्क इज चेंज्ड फ्रॉम प्योरली सर्विस ओरिएंटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो आई थिंक द रिक्वायरमेंट ऑफ टैलेंट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्टीज भी चेंज हुआ है फ्रॉम merely वर्बल कम्युनिकेशन से। आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल टैलेंट इन द फील्ड ऑफ सर्विसेज as well as in the field of product development. Product development also includes R&D. तो अगर हम लोग बेसिक क्वालिफिकेशन करें तो आई थिंक इंजीनियर्स से लेके जो रिसर्च के फील्ड में है वो भी आएंगे, बिकॉज हम जब सेक्टर्स बात कर रहे हैं, एक तो टेक्नोलॉजी है, सो टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर्स दोनों आ जाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर सेक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अगेन पीपल फ्रॉम R&D आ जाता है। फिर आई थिंक एक सिंपल वे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि अभी जीसीसी लगभग हर सेक्टर में प्रेवलेंट है। तो अगर हम लोग अकाउंटिंग फाइनेंस की बात करेंगे, सो अ पर्सन विद एन अकाउंटिंग फाइनेंस बैकग्राउंड इज क्वालिफाइड। अगर हम R&D की बात करेंगे, पर्सन विद क्वालिफिकेशन रिसर्च इंजीनियर इज क्वालिफाइड। हेल्थ केयर रहेंगे तो मैनेजमेंट ग्रेजुएट प्रॉबेबली विद हेल्थ केयर एक्सपोजर वो क्वालिफाइड है। भले ही 2-3 सेक्टर्स का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, पर आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट ग्रेजुएट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट ग्रेड प्रॉपर, जिसको हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड शब्द में जब स्टेम टैलेंट बोलते हैं, विच इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, तो आई थिंक ये सारा जो पूल है ये पूरा रेलेवेंट पूल हो जाता है, हु इज़ मोर एम्प्लॉयबल इन राइट। तो ये काफी हाई एंड जॉब्स हो गए, काफी हाई एंड जॉब्स, ये मिडिल या लो एंड जॉब्स के मुकाबले हाई एंड जॉब्स एंड हाई पेइंग जॉब्स रहेंगे। विमल, इससे ये चीज भी होगी क्या कि इस तरह के जॉब्स बता रहे हैं जिस तरीके से आप डिफाइन कर रहे हैं, वैसे ये हाई एंड टैलेंट कई बार फॉरेन जाता था और वहां जाके इन कंपनियों को सर्व करता था जी। अब इसका ये मतलब भी समझे कि ये टैलेंट देश में ही रहेगा और यहीं पे उन कंपनियों को सर्व करेगा? सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, एंड प्लस आई थिंक ग्लोबली जब सिचुएशन, अगर हम अभी भी ग्लोबल ऑर्डर की बात करें, आई थिंक ओवरऑल देयर इज कॉस्ट प्रेशर। अगर बहुत ही सिंपल वे में अगर बात करें, आउटसोर्सिंग कोई भी इंसान क्यों करता है? आउटसोर्सिंग इसलिए करेगा क्योंकि मुझे मेरा कॉस्ट बचाना है, ताकि मैं मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करूं। ग्लोबली गिवन द सिचुएशन, गिवन बिजनेस कंडीशंस, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, आई थिंक कॉस्ट प्रेशर्स है, इसीलिए वो आउटसोर्स कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन इंडिया के लिए, जहाँ पे आई थिंक हमारे इस देश में हमारे एक फेवरेबल एनवायरनमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, जहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बाहर वालों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे जो बाहर जाके पढ़ाई भी करते हैं, आई थिंक जॉब मार्केट जनरली आई थिंक हर कंट्री का डिफरेंट है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव पूल, जहाँ पे अगर एक इंसान एक फ्रेश ग्रेजुएट पहले एसेस करता था कि मुझे बाहर ही जाना है, आई एम श्योर अभी वो एसेस कर पाएगा कि मेरे पास इक्वली कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी है, इंडिया में बिल्कुल, और बिल्कुल इवैल्यूएट करने लायक है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बड़े कंपनियां जो बाहर ऑपरेट करती हैं, वही लोग इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। और जैसे अमल भी जी बोल रहे थे, ये पूरा एक वैल्यू चेन है। वैल्यू चेन इसलिए भी है बिकॉज यहाँ पे बन के यहीं पे वापस बिकेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया इज अ बिग कंजम्पशन मार्केट। वाकई में ये बड़ी मतलब दिमाग के द्वार खोल देने वाली बातें हैं कि किस तरीके से पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। अच्छा, नाउ कमिंग टू योर रिपोर्ट, एक्सप्लेन तो आई थिंक काफ़ी कर दिया हमने कि जीसीसी क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो पूरा एंड टू एंड क्या, क्यों बना जीसीसी, क्यों रिक्वायरमेंट आ रही है जीसीसी की, ऑल ऑफ सडन कहाँ से इतने जीसीसी आने लग गए, तो ये पूरा आई थिंक डॉट सब हमने दर्शकों के लिए कनेक्ट कर दिए। अच्छा, आपकी रिपोर्ट सर ये कह रही है, जो मेजर पार्ट है इसका, कि 2021 से अब तक जीसीसीज ने इंडिया में ग्रेड ए ऑफिस को 118 मिलियन स्क्वायर फीट इतना लीजिंग कर लिया है, विच इज अ रिकॉर्ड लीजिंग, और ये टोटल ऑफिस लीजिंग का 37% है। और अगर इस साल की ही बात कर दें 2026 की, उसके H1 में जून से मतलब जनवरी से जून तक ये 37%, इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए 46%, यानी आधी से ज्यादा ऑफिस लीजिंग सिर्फ जीसीसी के नाम पर हो रही है। हाउ गुड दिस नंबर्स आर, और ये क्या कहानी कह रहे हैं? आई थिंक ये एग्जैक्टली टू एन एक्सटेंट मिरर कर रहा है जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर पे।
जहाँ पे आई थिंक इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग ऑफ द फैक्ट दैट बड़े कंपनियां प्रेशर में हैं, कॉस्ट प्रेशर्स, एंड हेंस देयर इज़ मोर आउटसोर्सिंग हैपनिंग। एंड इसमें से ऑब्वियसली हमारे एनालिसिस ये भी कहता है कि यूएस बेस्ड कंपनी से सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा आउटसोर्सिंग Okay. आता है, मोर देन 60%, एंड देन फॉलोड बाय यूरोपियन काउंटर पार्ट्स। एंड ये भी दर्शाता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट, एज आई सेड, टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें बहुत सारा पोल है, एंड ये बहुत ही स्टेबल एंड ग्रोइंग ट्रेंड इंडिकेट हाँ, कर मैं रहा है। ये भी पूछना चाह रहा था हाँ कि जी। क्या ये इस समय का जो थोड़ा डिस्टर्ब सा वर्ल्ड ऑर्डर है उसका आउटकम है, तो ये कितना स्टेबल होगा या ये लॉन्ग टर्म चीज है? इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि आई थिंक ये सब शुरू हुआ था बिफोर स्टेबिलिटी हिला। हाँ, yes. इनफैक्ट जितना जितना थोड़ा बहुत अनस्टेबल या फिर थोड़ा आई थिंक अपॉर्चुनिटी उतना ही बढ़ेगा, हाँ हाँ, So, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर गए। कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, सो इन अ वे इट विल वर्क इन आवर फेवर। बट आई थिंक इट इज़ अ वेरी नॉर्मल बिजनेस सेंस, जहाँ पे आपके पास एक रिसोर्स पूल है जो लोअर कॉस्ट में है, जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, तो आप चाहोगे कि आप उसको आउटसोर्स करोगे रादर देन हैविंग दोज पीपल ऑन रोल एट अ हायर कॉस्ट, आप उसको आउटसोर्स करोगे। तो आई थिंक देयर इज डेफिनेटली अ वेरी लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रपोजिशन। तो इंडिया के हिसाब से भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है, बिकॉज आई थिंक अगर हम बेसिक लीजिंग ट्रेंड्स भी देखेंगे, टेक्नोलॉजी इन जनरल, आप अगर जीसीसी को साइड में रखते हैं, इन जनरल इंडिया में टेक्नोलॉजी, सर्विसेज लेड टेक्नोलॉजी जो है, ये मेजर ड्राइवर है। सो अराउंड 45-50% ऑफ द लीजिंग हमेशा से ही लास्ट 10 साल पकड़ लेते हैं, मेजरली टेक्नोलॉजी कंपनी से ही आता था। वो जो प्रपोर्शन है कहीं ना कहीं 45% से होके 30-35% आया है, स्टिल अ डोमिनेंट प्रपोर्शन। अभी एक तरीके से कहेंगे कि एआई हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, कि क्या टेक्नोलॉजी का शेयर, ऑफिस लीजिंग कम हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वी हैव अ न्यू, क्या अगर कहूँ तो न्यू किड इन द ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ जीसीसी, जहाँ पे प्योर प्ले टेक्नोलॉजी कंपनी मे नॉट बी लीजिंग, बट देर आर टेक लेड जीसीसीज विच आर लीजिंग। ओके। सो इन अ वे टेक इज स्टिल प्लेइंग अ रोल, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जीसीसी के पूल में भी टेक्नोलॉजी का ही मेजॉरिटी शेयर है। ओके। लगभग आप 40% पकड़ लो, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब उसके बाद आता है, बीएफएसआई उसके बाद है, इंजीनियरिंग उसके बाद। सो टेक्नोलॉजी इज स्टिल अ बिग पूल। सो इसीलिए मुझे तो स्ट्रांगली लगता है कि इट इज़ हियर टू स्टे। इनफैक्ट आई थिंक ये ट्रेंड नेक्स्ट एटलीस्ट नियर टर्म में, नेक्स्ट 2 साल में, इट इज़ ईजिली गोइंग टू फॉर्म 40-50% ऑफ द ओवरऑल ऑफिस स्पेस डिमांड। और एंड ऑल्सो आई थिंक क्या क्वेश्चन देता है कि ये सिर्फ एक सेक्टर डोमिनेंट नहीं है, राइट? जब हम बोल रहे हैं कि अगर ये 40% है, बीएफएसआई इज अबाउट 22-23% बीएफएसआई है, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अबाउट 16% है, एंड आई थिंक देयर इज अ कॉन्शियस अटेम्प्ट टू बिल्ड इकोसिस्टम, राइट। जो हम आगे बात करेंगे। तो आई थिंक देयर इज डेफिनेटली मोर मेरिट, आई फील स्ट्रेंथ है इसमें, इस ठीक बात है। पे, एंड जस्ट नॉट अ शॉर्ट टर्म ब्लिप या फिर ऐसा राइट। नहीं है। तो आई थिंक अमल इस पर हमें, और क्योंकि अमल तो डायरेक्टली वो ऑफिस लीज कर रहे हैं और उस जगह पर बैठे हुए हैं, तो अमल मुझे बताइए कि अभी विमल साहब ने बहुत बड़े आंकड़े दिए कि स्टिल टेक्नोलॉजी वो है पूरे उसको लीड कर रही है। अच्छा, साथ में एक सिनेरियो और जोड़ देता हूँ। अभी इंडियन आईटी कंपनी जो कि बड़ा डोमिनेंट फैक्टर थी मार्केट में, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है एआई के कारण और वो तमाम चीज़ें, तो क्या वो जो झटका इंडियन आईटी कंपनीज को लगा है, उनका कितना मार्केट शेयर था वो आप बताएंगे कि कितनी वो लीजिंग करते थे या वो फिर बाहर ही करते थे जो कुछ करते थे? तो क्या जीसीसी की लीजिंग उनका जो थोड़ा सा कंस्ट्रेंट आ गया है या इश्यूज हो गए हैं उसको कंपनसेट कर रहा है? कैसे जा रहा है ये पूरा बैलेंस, कैसे बन रहा है? जी। एक एक मैं इस पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो 2021 से 2025 का जो डेटा है वो बहुत ही कांस्टेंट रहा है और बहुत स्ट्रक्चरल है, इसमें कोई स्पाइक नहीं है। तो अगर हम देखें कि इसमें और जीसीसी का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और और उसका मेन कारण सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है। ये ऐसा नहीं है कि हम एक किसी सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं, चाहे इंडियन आईटी कंपनी हो, चाहे किसी टेक कंपनी हो। इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रक्चरल है ये एक अगर आप देखेंगे कि डाइवर्सिफाइड फॉर्म में है, बीएफएसआई में अलग तरीके से हमारे पास आ रहे हैं कंपनीज़, इंजीनियरिंग जीसीसीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग जीसीसीज़ हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, इनफैक्ट इंडियन आईटी कंपनी की आपने बात करी, वो भी, और मैं एक डिफरेंट पहलू बताता हूँ फ्लेक्स स्पेसेस का, क्योंकि मैं फ्लेक्स स्पेस साइड से आता हूँ, मैनेज्ड ऑफिसेज करते हैं। विप्रो जैसी कंपनी ने अभी क्योंकि इनको स्पीड चाहिए, वो लोग भी
फ्लेक्स स्पेसेस की तरफ मूव होना शुरू हो रहे हैं और विप्रो को भी रिक्वायरमेंट रहा है ऑफिस स्पेस का। हमने अभी जस्ट उनके लिए ऑलमोस्ट 3000 सीटर ऑफिस किया है मुंबई में, और वो they are doing it for a external GCC. So if you see, right, what is going to happen is that your Indian IT companies also in the longer run will gravitate towards providing services to these larger GCCs and all. And वो trend हम धीरे धीरे देखेंगे। शॉर्टर टर्म में हम देखेंगे कि शायद ये बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनी, शायद उनका एक छोटा सा ब्लिप आए जिसमें कि वो इतने स्पेसेस नहीं साइन करें, बट ये भी लॉन्ग रन में उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिसमें कि ये आउटसोर्स तरीके से जीसीसीज के लिए काम करना शुरू करेंगे। और इनफैक्ट हमारे साथ तो फ्लेक्स स्पेसेस में ये लोग बड़ी बड़ी इंडियन आईटी कंपनीज भी उस डायरेक्शन में अब मूव कर रही है। राइट। तो सही कह रहे हैं, मतलब आप दोनों ही जो बात मुझे बता रहे हैं, मतलब वो मैं जो अपने हाइलाइटर्स बना के लाया था उसमें भी यही था कि जीसीसीज का मतलब नॉट ओनली आईटी नाउअडेज, बीएफएसआई का बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने जैसे कहा विमल सर, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज टीवी पे लगातार आ रहे हैं, हेल्थ केयर एंड कंसल्टिंग, तो ये तो बड़े बड़े मतलब सेक्टर्स हो गए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट लेगी या गूगल ही लेगा या अमेजॉन, वो दो चार नाम जो सुनते थे उससे आगे जाके जीसीसीज में कंपनीज आ रही हैं, राइट जी। तो अब परसेंटेज वाइज आपने कहा अभी भी 50% दीज टेक्नोलॉजी जायंट्स विल हैव द स्पेस within GCC. within GCC. Within GCC, technology has a major space, but I think BFSI भी है, और इसके हिसाब से I think so अभी capability centers क्यों बोल रहे हैं? So I think from merely BPO यूनिट से ये जो टर्म है that itself means कि it's an ecosystem being created. जैसे अगर हम कंपैरिजन करें, एक दौर था जहाँ पे SEZ सेटअप होता था which is more dedicated export oriented units. Similarly I think ये larger clusters फॉर्म हो रहे हैं। तो जहाँ पे आई थिंक अगर हम टेक की बात करें, आई थिंक बैंगलोर हैदराबाद स्टिल एज अ मेजर मार्केट फ्रॉम टेक, फ्रॉम अ लॉट ऑफ देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस जिसकी वजह से वो वहाँ पे ये सेक्टर ड्राइव करता है। अगर हम बीएफएसआई बात करें, बीएफएसआई का मेजर मार्केट्स कहाँ आ रहा है? मुंबई एंड पुणे। ओके। सिमिलरली अगर हम इंजीनियरिंग बात करें तो आई थिंक अगेन इट्स मोर ऑफ चेन्नई। सो इट इज डाइवर्सिफाइड, ब्रॉड बेस्ड, और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट स्पेशलाइजेशन क्लस्टर्स बन रहे हैं स्पेसिफाइड, जो उनके लिए, बिकॉज हर एक जो सेक्टर है, सेक्टर में जो कंपनी ऑपरेट करती है उनके लिए कुछ प्री रिक्विजिट होगा। जैसे टेक्नोलॉजी के लिए डेफिनेटली टैलेंट पूल एट अ सर्टेन कॉस्ट, प्रॉक्सिमिटी टू यूनिवर्सिटीज़ ये रहेगा। तो अगर हम इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग बात करेंगे, दे वुड प्रेफर टू बी क्लोजर टू लार्जर इंडस्ट्रियल सेटअप्स, बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग भी होगा, R&D भी होगा। अगर हम BFSI की बात करें तो BFSI में उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑल्सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन एडिशन टू बी क्लोजर टू मेन मार्केट में उनको रहना पड़ेगा, मेन कमर्शियल मार्केट में रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से फ्रंट एंड मार्केट्स में रहेंगे। तो आई थिंक अभी इस हद तक उनका स्पेशलाइजेशन हो गया है कि विद इन GCC हर सेक्टर के रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ओके। किस मार्केट में ऑपरेट करेंगे, क्या एस्पेक्ट्स वो लोग देखते हैं, वाई लीजिंग, वो भी डिफरेंट हो गया है। तो इसीलिए आई थिंक एक एनालॉजी अगर बात करें तो आई थिंक फ्लेक्स एक छोटा सा कंपोनेंट था लीजिंग का, फ्लेक्स इज बिकमिंग मेन स्ट्रीम, सिमिलरली GCC इज बिकमिंग मेन स्ट्रीम। सो अगर एक GCC लीजिंग हो रहा है तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक कॉस्ट इफेक्टिव डेस्टिनेशन हो गया जहाँ पे रेंटल आपका $100 है, वहाँ पे आपको टैलेंट पूल है। इट इज जस्ट नॉट अबाउट इतना नहीं है सर, इतना बेसिक नहीं है, देयर आर मोर कंसिडरेशंस। हालांकि आप ही की रिपोर्ट के हिसाब से बेंगलुरु एंड हैदराबाद आर द टू मेजर सेंटर, और दोनों ने, क्योंकि आपका पूरी रिपोर्ट में रेफरेंस है फ्रॉम 2021, करेक्ट। सो 2021 से लेके अभी तक 60% से ज्यादा जो GCC लीजिंग है सिर्फ ये दो सिटीज को ही मिल रहा है। हाँ। तो क्या ये एक तरफ से ये नहीं है कि कंसंट्रेशन सारा इधर ही जा रहा है? आई थिंक इसका एक अलग नज़रिया इस तरीके से देखना चाहिए कि जैसे मैं कह रहा था कि फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। जैसे आगे वही पॉइंट आता है आपकी रिपोर्ट में कि अगर हम चेन्नई की बात करें, चेन्नई की बात करें तो वहां पर ये लीजिंग 2021 के मुकाबले टिल 2025 5 टाइम्स हो गया। 5 टाइम्स हो गया। चेन्नई हैज सीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और अगेन आपको ये कंफर्ट भी देता है कि ये जो ट्रेंड दिख रहा है जहाँ पे बैंगलोर हैदराबाद 60% है एंड मेजॉरिटी वहीं पे कंसंट्रेशन है, अगेन ये एग्जैक्टली मिरर करता है हमारा नॉर्मल ऑफिस ट्रेंड्स। ओके। अगर आप नॉर्मल ऑफिस मार्केट भी देखेंगे, टेक्नोलॉजी मार्केट कौन से हैं? हैदराबाद और बैंगलोर हैदराबाद, एंड वी नो द रीजन फॉर दैट। ऐसा नहीं कि दिल्ली NCR नहीं है, दिल्ली NCR भी है, पर प्राइमरी मार्केट्स ये दोनों हैं। प्राइमरी मार्केट्स
मुंबई इज ऑलवेज सीन एज अ मोर डाइवर्सिफाइड राइट मार्केट, मार्केट, राइट जहाँ पे राइट। आईटी भी है, जहाँ पे बीएफएसआई भी है, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स भी है। पुणे, चेन्नई अगेन आईटी है, पर वहाँ पे इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग का टच है। सो अगेन इट कम्स टू द पार्ट ऑफ अंडरलाइंग इकोनॉमिक ड्राइवर्स, सो इट्स ऑल रिलेटेड। ऐसा नहीं कि सडनली जाके किसी ने सेटअप कर दिया और वहाँ पे वो स्पेशलाइज हो गया। आई थिंक यू आर टेकिंग एडवांटेज कि इनहेरेंट ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, फिर सपोर्टेड बाय पॉलिसी पुश। और हर स्टेट ने, काफी सारा स्टेट्स ने अपना स्पेसिफिक पॉलिसी तो निकाला ही है, बिकॉज दे ऑल वांट टू ग्रैब नहीं नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। मैं अमल से भी पूछूं, आजकल काफी सारे स्टेट चीफ मिनिस्टर्स जब बात करते हैं तो वो जीसीसी का इस्तेमाल करना नहीं भूलते कि हमारे यहाँ भी हम जीसीसी के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। तो नाउ जीसीसी इज अ बज़वर्ड, जहां भी आप जाओ। तो आपका कुछ रियल मतलब ऑन द पेपर एक्सपीरियंस जहां पर ये बेंगलुरु और हैदराबाद से कहानी निकल के थोड़ी आगे बढ़ रही है? जी। सो मैं तो एक अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मैं खुद बिहार से आता हूँ और हमने अभी एक इवेंट किया है, बिहार जीसीसी पॉलिसी के अराउंड, जिसमें कि अच्छा। बिहार आईटी मिनिस्टर आए थे, वहाँ से आईटी सेक्रेटरी आए थे। उन्होंने अपना जीसीसी पॉलिसी लॉन्च किया, हमारे साथ पार्टनरशिप का ये रखते करने के लिए कि दे विल वांट टू पुश। तो अब बिहार जैसे स्टेट ने भी अपना एक जीसीसी पॉलिसी लॉन्च करने का शुरू किया है। जिस तरीके से अभी अगर हम देखें कि वैसे तो 60% बैंगलोर और हैदराबाद कर रहा है, लेकिन हर एक बड़ी कंपनी, हर एक बड़ा जीसीसी को एक प्लस वन का स्ट्रैटेजी है, जिसमें कि अपने मेन हब के साथ उनको टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी प्रेजेंस बनाना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्लो हो सकता है, हाँ। ये थोड़ा-सा उस स्पीड से नहीं चल सकता है, लेकिन वो ग्रेजुअल रहेगा, बट वो इवेंचुअली होगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि इवेंचुअली आपके 10 से 12 माइक्रो मार्केट्स ऐसे रहेंगे जो कि अभी तो 70-75% डिमांड ड्राइव कर रहे हैं, बट इवेंचुअली वो पाई धीरे-धीरे कम होगा और ये छोटे-छोटे शहरों में भी जाके सर्कुलेट होगा। अभी ऑलरेडी इंदौर, जयपुर, कोयंबटूर वहाँ पे देख रहे हैं। हम खुद देहरादून जैसे शहर में, वहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे कि कंपनीज़ वहाँ पे अपना सेटअप बनाना चाहती हैं। तो धीरे-धीरे ये ग्रेजुअल रहेगा, ईज़ियर है, क्योंकि जैसे हमने बात किया कि बैंगलोर, हैदराबाद में ये पूरा इकोसिस्टम है। चाहे टेक इकोसिस्टम हो, चाहे टैलेंट हो, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रेड ए ऑफिसेज़ हैं। बट ये इसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे बैंगलोर और हैदराबाद एक सर्टेन रेंटल के बियॉन्ड पहुँचता जाएगा, ये हाँ। यहाँ से ग्रेजुअल शिफ्ट होगा, जिसमें कि एक छोटे शहरों में जाएगा, जिसमें कि टियर 2, टियर 3 शहरों में ये ज़रूर जाएगा, बट इट विल बी ग्रेजुअल। इट माइट नॉट जस्ट हैपन इन द नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स, इट विल बी स्लो, बट इवेंचुअली ये होगा ऐसा। राइट। तो विमल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अक्सर मैं पिछले कई और शोज में भी बात कर चुका हूँ कि व्हाट अबाउट टियर 2 एंड टियर 3। कई बार ये बात आती है कि जीसीसीज आर लुकिंग फॉर टियर 2 टियर 3 सिटीज़, जो भी रीज़न है। लेकिन ये जो 4-5 पॉइंटर्स हैं कि टैलेंट, कॉस्ट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और भी एक दो चीज़ें, क्या हमारे छोटे शहर उसके लिए तैयार हैं? तैयार हो रहे हैं, हो रहे हैं। हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप कुछ स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज देखेंगे, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, कर्नाटका, अदर स्टेट्स आल्सो, उस पॉलिसी के हिसाब से भी इट इज़ ऑल्सो अबाउट इंश्योरिंग कि ग्रोथ मेजर सिटी में ना कॉन्सेंट्रेट होके बाकी सारी जो टियर 2 सिटीज़ एंड एज वेल एज सिस्टर सिटीज़ और सैटेलाइट सिटीज़ रहेंगे, उनको भी डेवलप करने की एक फोकस तो ज़रूर है। ओके। तो उसके हिसाब से आई थिंक पैरेलली ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जीसीसी की वजह से टियर 2 टियर 3 सिटी में ग्रोथ हो रही है। आई थिंक लास्ट कुछ सालों में काफ़ी डेफिनेट फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आने के लिए। आई थिंक वो बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेटअप हो रहा है। तो आई थिंक दैट गेटिंग रेडी, आई वुड से कि थोड़ा स्लो एंड स्टडी है। तो इसमें एक पुराना रेफरेंस लेके हाँ। आता हूँ। आई एम नॉट साउंडिंग नेगेटिव, Sure. बट बात करना जरूरी है बिल्कुल। कि अब जब भी हम जीसीसीज में टियर 2 टियर 3 सिटीज एंड बियॉन्ड हैदराबाद एंड बेंगलुरु बात करना चाहते हैं, तो वंस अपॉन ए टाइम आईटी के लिए जयपुर में कोशिश हुआ, फेल हो गया। चंडीगढ़ में कोशिश हुआ, फेल हो गया। कोलकाता में कोशिश Maybe हुआ, लखनऊ also, I फेल हुआ। लखनऊ में भी कोशिश हुआ, फेल हो गया। तो ये 4 शहर तो मैंने अभी ही गिना दिए। I know. इसके अलावा दिल्ली एनसीआर नॉर्थ में जरूर एक नाम है, लेकिन वो बेंगलुरु हैदराबाद जैसी चमक नहीं Competing, रखता। नहीं। तो क्या कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, या तो टैलेंट पूल नहीं मिलता जैसा चाहिए, या और कौन सी अड़चन है कि कोशिश की गई आईटी के लिए? वो आईटी पार्क्स आप भी जाके देखते हैं तो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन वहां कुछ होता नहीं है। सो क्या वो चीज दिमाग में है कि जब हम जीसीसीज के लिए थे, हालांकि वक्त अलग था,
आज वक्त काफी बदल चुका है, there's a huge gap, but Yes. still एक रेफरेंस आएगा दिमाग Yeah, में। I know. So I think मेरे पास शायद I should be able to fill this gap. हाँ। I think the difference ये है कि तभी एक फोकस पॉलिसी पुश नहीं था। नहीं था, ओके। अभी एक पॉलिसी पुश है, और अगर आप स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी पुश पॉलिसी इंसेंटिव्स को अगर डिटेल में रीड करेंगे, आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स। जो इंसेंटिव्स आप डेवलपर्स को दोगे टू सेट अप ऑफिसेज देयर, सो अल्टीमेटली दे नीड मोटिवेशन। व्हाई विल दे सेट अप? बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, अल्टीमेटली इट्स आल्सो अबाउट कॉस्ट, राइट? आई थिंक वो एक डिफरेंस है अभी और तभी में। तो मुझे लग रहा है वो एक फैक्टर ड्राइव करेगा अबाउट दी स्टेट पॉलिसी इंसेंटिव्स एंड हाउ इफेक्टिवली दे आर इम्प्लीमेंटेड, जिसकी वजह से पीपल विल बी कीन टू सेट अप बिजनेस हाउसेस। राइट, पहले भी मुझे लगता है पॉलिसी रही होगी, तभी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखता था, लेकिन वो मतलब जिसे कहना चाहिए ना कि इट्स नॉट It कंप्लीट। was not focused and directed कि हमें करना, जैसे आई थिंक SEZ अभी क्यों स्क्रैप हो टू एन एक्सटेंट, आई थिंक एक हद तक उसका ऑब्जेक्टिव मीट हो गया था, देयर वर सर्टेन डेडिकेटेड यूनिट्स। उस हिसाब से आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव दिस, अगर हम उसको SBUs बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, इट्स इंपॉर्टेंट कि वो एक क्लस्टर फॉर्म हो। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी आजकल यही हो रहा है कि वी नीड जोन्स, वी नीड क्लस्टर्स, ताकि उस क्लस्टर में वो फोकस्ड एक्टिविटी हो, उस क्लस्टर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सिमिलरली ये होना जरूरी है, राइट तभी वो पिकअप होगा। राइट। अमल, टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। हाँ, आप कुछ बोल भी रहे थे, मैं इसमें टैलेंट वाला हाँ सवाल। जी जी। जी जी, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, तो टैलेंट, क्योंकि अभी भी ना, ये तो मैं आईटी की बात कर रहा था, और ये पाया गया कि आईटी का वो जो मेजॉरिटी ऑफ टैलेंट है ना, वो आपको हैदराबाद, बेंगलुरु एंड टुवर्ड्स साउथ ही मिलता था, और वो बिल्कुल रेडी नहीं था कि वो छोड़ के जयपुर पहुंचे, लखनऊ पहुंचे, या कोलकाता चला जाए, या फिर एनसीआर पहुंच जाए। इसलिए भी ये एक इशू आया। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन लोग नहीं मिले आपको। इसका इसका कारण था कि पहले के जो आईटी कंपनीज थे उसमें जो जिस लेवल का स्केल्ड अप टैलेंट रिक्वायरमेंट होता था वो हमेशा से साउथ में ज्यादा प्रेवलेंट था, ज्यादा प्रेजेंट था। वेदर इट बी कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस आप देखें, या जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, सब कुछ साउथ में प्रेजेंट था। इनफैक्ट पिछले 3-4 साल में यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपका काफी मूवमेंट जयपुर जैसे शहर में, इंदौर जैसे शहर में, इन सब शहरों में हुआ है। एंड इसमें एग्जैक्टली जो विमल जी ने पॉइंट रखा कि जो पॉलिसी पुश रहा है गवर्नमेंट के साइड से, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। वो जो पुराने टेक पार्क्स थे, आईटी पार्क्स थे, जो आपको शायद पूरे खाली लगते थे आज से 10 साल पहले, थोड़ी-सी चीज़ें वो बदल रही हैं। आप चाहे जयपुर जाओ, इंदौर जाओ, मेरे पास तो अभी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि कंपनीज़ ने सेटअप किया है वहाँ पे ऑफिसेज़। हमारे जैसे फ्लेक्स स्पेस के ब्रांड्स हैं वहाँ पे जो कि सेटअप हो चुके हैं, और क्योंकि वहाँ पे डिमांड ड्राइवर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम जीसीसीज़, इन शहरों में इनके हीरो स्टार्टअप्स भी हैं, जो स्टार्टअप्स में भी काफ़ी जैसे अगर हम बात करें जयपुर से, तो जयपुर में भी काफ़ी अच्छे सारे स्टार्टअप्स वहाँ पे सेटअप हुए हैं, काफ़ी बड़ी स्टार्टअप्स वहाँ पे सेटअप हुई हैं। और एक हीरो स्टार्टअप सेटअप होने के बाद वो डिमांड ड्राइव करता है, वो एक कोशिश करता है कि मैं और सारी कंपनीज़ को यहाँ पे सेटअप करूँ, एंड देन ये ग्रेजुअल रहेगा, बट मुझे लगता है कि धीरे-धीरे इन सिटीज़ लाइक जयपुर, इंदौर, कोयंबटूर, इवन देहरादून, वहाँ पे मूव होना शुरू हो जाएगा जैसे-जैसे ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाए। पता है विमल जी, इसमें मैं ना एक बहुत लार्जर स्टोरी देखता हूँ। ये तो अभी हम जीसीसीस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इससे देखिए कि जिन भी शहरों के हम नाम ले रहे हैं, जयपुर हुआ, इंदौर हुआ, लखनऊ हुआ, दूसरे कोई भी शहर या टीयर 2 सिटीज़, यहाँ पर जब जीसीसीस जा रहे हैं या बड़ी कंपनीज जा रही हैं और बाकी का टैलेंट पूल जाएगा या होगा वहाँ पर, तो आपको इसके लिए बाकी चीज़ें भी चाहिए, आपको इसके लिए एक अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, तो वहाँ एक पुश आएगा। आप देखेंगे बड़े बड़े स्टोर्स वहाँ पहुँच रहे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स। नंबर 2, वहाँ पर कनेक्टिविटी में भी सरकार इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह डेवलपमेंट हो रहे हैं, मास मास ट्रांसपोर्ट वाली बात हो गई। आजकल कई शहरों में मेट्रो ऑलमोस्ट बन के तैयार है। एंड थर्डली, रियल एस्टेट, हाउसिंग की डिमांड, क्वालिटी हाउसिंग की डिमांड। तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि ये वहां पहुंच गए और ये कहानी काफी बड़ी है। ये एक साइकिल को ड्राइव करेगा। हाँ, तो तो वो क्या, जो डोमिनो इफेक्ट जो बोलते हैं, हाँ, तो वो जरूर होगा। तो क्या मैं इससे ये मानूं कि इन शहरों में अब तक जो रियल एस्टेट का डिमांड था, अगर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मानूं, इवन कमर्शियल भी या रिटेल भी, वो अब यहाँ से पीक आउट करेगा, डिमांड ज़्यादा आएगी, रेट्स पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा, बड़े डेवलपर्स वहाँ पहुँचते हुए दिखाई देंगे। क्या होगा सिनेरियो? नहीं, ये बिल्कुल होगा, पर आई थिंक ये सब एक
पर्टिकुलर पेस पे होगा अचानक से। आई थिंक पीपल विल बी कॉशियस बिफोर एक्सपैंडिंग इनटू दीज मार्केट्स, बट आई थिंक ऑलरेडी हमने वो देखा है कि ग्रेडियस स्पेसेस जा रहे हैं। बिकॉज अब जब आप कैंपसेस सेटअप करते हैं, आप बिल्ड टू सूट कैंपसेस ज़्यादा सेटअप करेंगे, तो आई थिंक एक अगर बड़ा कैंपस आ गया तो फिर वो ड्राइव करेगा दूसरा एक्टिविटी के लिए। द डिफरेंस विल बी आई थिंक कंपेयर टू अ दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर मार्केट्स, आई थिंक रैंडम सप्लाई नहीं आएगा, इट विल बी मोर डिमांड ड्रिवन। डिमांड है तो रेलेवेंट सप्लाई आएगा, बिकॉज ये सब जीसीसीज ग्रेड बी, ग्रेड सी, ये सारे प्रेमाइसेस में सेटअप नहीं होगा, ये काफ़ी हद तक स्टेट ऑफ द आर्ट ही होगा। तो आई थिंक डिमांड ड्रिवन है, तो उस लोकेशन पे होगा जहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है, तो आई थिंक ये डेफिनेटली होगा। पर द गुड पॉइंट इज़ ये बहुत ही अब्रप्ट रैंडम नहीं होगा। आई थिंक ये काफ़ी कैलकुलेटेड मूव रहेगा, जिस हिसाब से आई थिंक ग्रोथ जो हम पहले बोल रहे थे, अगर इन सब शहरों में 10 साल पहले कैंपसेस बिल्ड हुए पर आई डोंट थिंक सो इतना ऑक्यूपेंसी हुआ, आई थिंक वो वाला फैक्टर को थोड़ा चेक पे रहेगा कि अभी जहाँ डिमांड है वहीं पे हो, पर ये फैक्टर होना ज़रूरी है। एंड इसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली रेजिडेंशियल डिमांड आएगा, बिकॉज अगर हम इस टाइप की टैलेंट बात कर रहे हैं तो वो टैलेंट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस में रहेंगे, सो ऑब्वियसली देयर विल बी डिमांड फॉर रेंटल हाउसिंग, देयर विल बी डिमांड फॉर ओनरशिप हाउसिंग, एंड रिटेल का डिमांड होगा, ब्रांच सेटअप होंगे, मॉल सेटअप होगा। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट क्रिएशन ऑफ एन इकोसिस्टम। आप टियर 2 सिटी में शहर के अंदर बात करें या शहर के बाहर बात करें, आई थिंक ये नया क्लस्टर्स एंड रियल एस्टेट एक्टिविटी ज़रूर ड्राइव करेंगे। और ये एक अच्छी उम्मीद इनफैक्ट की इसमें तरह- बस ऐड करते हुए, हाँ हाँ जरूर। सॉरी, एक था कि साउथ में भी अगर आप बैंगलोर देखें, बहुत सालों तक कर्नाटका में बस बैंगलोर रहा है। एक डेटा पॉइंट था कि बैंगलोर में इन्फोसिस एक अकेला एम्प्लॉयर था जो कि बड़े स्केल पे करता था बैंगलोर में एम्प्लॉय। वो 2021 तक 8,000 सीट्स का या 10,000 लोगों को एम्प्लॉय करती थी। आज की डेट में पिछले 4 साल में बैंगलोर में 25,000 लोग एम्प्लॉयड हैं जो कि आउटसाइड इन्फोसिस है। ओके। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये सारा का सारा ट्रेंड चेंज हो रहा है। बैंगलोर एक अकेला जगह था जो कि कर्नाटका में सारा का सारा डिमांड ड्राइव कर रहा था, अब धीरे धीरे बैंगलोर की तरफ पुश हो रहा है। मैसूर में, क्योंकि बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे बिल्ड हो गया है, तो कनेक्टिविटी आपका प्रॉब्लम नहीं है, तो मैसूर को भी एक देखा जा रहा है हब की तरह। तो हर शहर में, हर स्टेट में आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। ग्रेजुअल होगा, स्लो होगा, बट इवेंचुअली होगा। एंड विपिन जी, ओवरऑल ये है कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट 3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी एंड ऑल, ये कहाँ से ड्राइव होने वाला है? अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी नॉट दीज 7, ये 7-8 सिटी, मेजर सिटी हमेशा ही होंगे ही होंगे, बट इट्स ऑल्सो अबाउट ग्रोथ कमिंग फ्रॉम ऑल अदर सिटीज। राइट। तो इसीलिए हम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बात कर रहे हैं उसमें इतने सारे नए क्लस्टर्स आने वाले हैं। सिमिलरली सर्विसेज, आई थिंक हर सिटी का कुछ रोल होने वाला है। इट इज़, अगर हम बोलेंगे ये सिर्फ 7-8 सिटी, क्या ये 7-8 सिटी को नेक्स्ट 20 साल इस देश को ड्राइव करने वाला? बिल्कुल नहीं। तो मैं तो इसको बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ सर, कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे 7-8 शहर हैं, दे आर ह्यूजली ओवरलोडेड। आप और हम मुंबई में बैठे हैं और अमल भाई बैठे हुए हैं बेंगलुरु में, हम जानते हैं कि सड़क पर निकलने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ता है, एंड एवरीथिंग इज लाइक, वो आगे चल के वाटर क्राइसिस में कन्वर्ट होगा। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोड ये शहर बियर कर रहे हैं, तो जैसे उन्होंने मैंगलोर का उदाहरण दिया, कुछ हद तक तो उसने बेंगलुरु का प्रेशर कम किया, वो कनेक्टिविटी के थ्रू या कैसे भी। हाँ जी। एंड इसमें आई थिंक वन फैक्टर विच इज़ ऑल्सो कंड्यूसिव जो है, आई थिंक एट एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस लेवल, ये जो हाइब्रिड मॉडल है, इट इज़ अ मेन स्ट्रीम मॉडल। अभी आई डोंट थिंक सो किसी को सब सर्वेंट वे में देखा जाता है कि अच्छा आप तो वर्क फ्रॉम होम करते हो, आप रिमोट वर्किंग करते हो। इट्स अ स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। सो इवन जीसीसी में आई थिंक अमल जी भी स्टार्टिंग में कह रहे थे कि देयर इज ऑलवेज दिस +1 स्ट्रैटेजी। सो आप अगर बैंगलोर में हो तो पास में एक सिटी में भी आपका एक सैटेलाइट आपको चाहिए, और ये आपका डिफाइंड स्ट्रैटेजी है, और ये आपका डिफाइंड स्टेबल स्ट्रैटेजी है। सो यू कैन एक्चुअली वर्क आउट ऑफ बैंगलोर फॉर एवर ऑल्सो। तो वो जो डिफरेंस है, तो वो भी एक ड्राइव करने वाला। हाँ डेफिनेटली। मतलब मैं इस स्टोरी को बिल्कुल ऐसा देखता हूँ कि जहाँ आखिरी में वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पहुंचेगा। बहुत सारे लोग हैं, दे वांट टू मूव टुवर्ड्स स्मॉलर सिटीज बिकॉज दे नीड पीस, दे नीड विद सिमिलर फैसिलिटीज, यस, जो अभी हो रहा है। हाँ, और दूसरा कि वो अगर 7 या 8 शहर ही ग्रो करेंगे तो बाकी देश कब ग्रो करेगा? तो वो जो टियर 2 टियर 3 की कहानी है, उसका तो आना बहुत ही जरूरी है। फिर अर्बन क्राइसिस तो उसको ऑफसेट कर देगा। फिर जो ग्रोथ होगा भी उसको ऑफसेट कर देगा। और जिस पेस पे हम अर्बनाइज हो रहे हैं,
अगर वो 8 ही शहर उसका पूरा बोझ उठाएंगे तो हम मतलब वो बिल्कुल नहीं। बिखर जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो छोटे शहरों में, जी। वहां पर भी ग्रोथ के जैसे कहते हैं हब्स बने, जी। वहां पर एम्प्लॉयमेंट आए, वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पैरिटी हो एंड बैलेंस डेवलपमेंट बैलेंस्ड हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव हो सब जगह पे, वहाँ सब भी जगह पे भी, और यहाँ पे। यहाँ पे भी और वहां पे भी। हाँ। राइट। अच्छा सर, आपकी ये रिपोर्ट अभी तो हम मतलब टियर 2 टियर 3 पे नहीं जा रहे, लेकिन विद इन दिस 7-8 सिटीज भी माइक्रो मार्केट्स की बात कर रही है। जी। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु में बात हो रही है ORR की, एक व्हाइटफील्ड का भी नाम मैं देख रहा हूँ। जी। हैदराबाद में SBD है, इसके अलावा नॉर्थ बेंगलुरु का नाम आ रहा है, OMR जी, जी, चेन्नई हो गया, खराड़ी पुणे हो गया। तो इवन इन दिस बिग सिटीज इसके भी नीश माइक्रो मार्केट्स हैं। कंसंट्रेशन है। तो अगेन इसी में भी अगर आप बोलो, अगर आप कहेंगे कि इज इट मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड ऑल, बट अगेन दीज ट्रेंड्स मिरर जो ब्रॉडर ऑफिस ट्रेंड्स है, बिकॉज एक सिटी का इकोसिस्टम है, पर अगेन सर्टेन माइक्रो मार्केट्स हैव सर्टेन इकोसिस्टम। जैसे मुंबई में फ्रंट एंड मार्केट्स, इफ यू टॉक अबाउट BKC अट्रैक्ट्स कॉर्पोरेट्स, अगर आप आउटसोर्सिंग की बात करें, डेटा सेंटर, IT, दैट गोज टू थाने, नवी मुंबई। तो आई थिंक इट्स अबाउट सिटी के अंदर फिर कोर एरियाज है। तो आई थिंक अराउंड 10, ये जो 10 मार्केट्स हैं, 10 मार्केट्स अराउंड 60-70% ड्राइव करता है। पर अगेन नॉट नेसेसरी कि वो लोग वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, बिकॉज अगेन वी हैव इंडिया के ऑफिस मार्केट्स एक मिक्स प्लेटर जैसा है, मल्टीपल मार्केट्स है जिसमें सब डॉलर है, नियर डॉलर है, मार्केट्स अवेलेबल है। एंड आई थिंक ऑफिस स्पेस सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थिंक पीपल आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग। एंड जैसे आई थिंक अमल जी भी बीच में बोल रहे थे कि जैसे रेंटल बढ़ेगा तो दे विल कीप देयर आर्बिट्राज इंटैक्ट। तो आई थिंक ये मूवमेंट होगा ही होगा। राइट। अमल अभी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ अमल। जी। नहीं, मैं इसमें जो मिरर कर रहा है वो यही मिरर कर रहा है कि आपका जो ऑफिस स्पेस डिमांड किस एरिया में था, जहां पे सप्लाई है। जैसे बैंगलोर में अगर हम देखें कि ORR आउटर रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड आपका देश का मैक्सिमम डिमांड ड्राइव करता है। वो डिमांड इसलिए ड्राइव करता है क्योंकि मैक्सिमम जो आपके ग्रेड ए स्पेसेस हैं, ग्रेड ए ऑफिसेज हैं पूरे देश में, वो यहाँ पे है। यहाँ के एक एक टेक पार्क, जो अगर मैं बात करूँ, एक मान्यता टेक पार्क है विच इज लाइक 18 मिलियन स्क्वायर फीट। एक टेक पार्क 18 मिलियन स्क्वायर फीट का है, जो कि और ग्रो कर रहा है। लाइकवाइज अदर टेक पार्क्स एज वेल। तो इसलिए जो GCCs हैं उनको क्योंकि ग्रेड ए फैसिलिटीज, ग्रेड ए स्पेसेस चाहिए, तो ये सारे के सारे जो माइक्रो मार्केट्स हैं विद इन दीज सिटीज, वहां पे उस तरीके का सप्लाई है जहां पे कि क्लोजर्स हो रहे हैं। तो ये इसको अगर आप रिलेट करें टियर 2 सिटीज के साथ भी, तो टियर 2 सिटीज में जहां पे सप्लाई है वहीं पे GCCs भी जा रही हैं इवेंचुअली। लाइकवाइज यहाँ पे भी अगर आप देखें कि बड़े शहरों में जो आपके छोटे माइक्रो मार्केट्स हैं, जहां पे आपके ग्रेड ए बड़े सप्लाईज हैं, वहीं पे क्लोजर्स हो रहे हैं। चाहे ORR हो, व्हाइटफील्ड हो बैंगलोर में, आपका नोएडा एक्सप्रेस वे है, हिंजवड़ी है, या फिर खराड़ी है पुणे में। ऑल ऑफ दीज प्लेसेस हैव लार्जर टेक पार्क्स या बड़े पार्क्स हैं, ग्रेड ए सेटअप्स हैं, जहां पे कि ज्यादा क्लोजर्स हो रहे हैं। राइट। विमल, क्विकली एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा कि हम बात तो कर रहे हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज की, मेजॉरिटी में टियर 2 सिटीज की, क्या वहां पे इतना ग्रेड ए सप्लाई है? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन अभी आएगा। नहीं होगा। जैसे मैंने बोला, डिमांड लेड सप्लाई होगा। ओके। ऐसा नहीं होगा कि सप्लाई लेकिन एक और इसमें चीज ऐड कर, सॉरी प्लीज, नो प्रॉब्लम, या एक नैनो GCCs या छोटे GCCs जिन्हें कि शायद ग्रेड ए सप्लाई की जरूरत नहीं हो, जिनको अच्छा। कि 300, 400, 200 लोगों की जरूरत हो, जिन्हें कि शायद 1 मिलियन स्क्वायर फीट का रिक्वायरमेंट नहीं हो, 5 लाख स्क्वायर फीट का रिक्वायरमेंट नहीं हो, ऐसा डिमांड मुझे लगता है कि इन शहरों में जरूर जाते हुए आप देखेंगे, जिसमें कि इनके लिए कॉस्ट आर्बिट्राज भी होगा। इनके लिए ये एक ऐसा GCC होगा जो कि 1000 लोग, 2000, 5000 लोगों की नहीं होगा, शायद 100-200 लोगों का होगा, और उनको उनको उस तरीके का स्पेस टियर 2 सिटीज में मिलेगा। एंड ग्रेजुअली जब ये ट्रेंड आएगा, तो आई एम श्योर बड़े डेवलपर्स भी वहां पे जाएंगे, एंड बड़े डेवलपर्स विल सेट अप देयर ग्रेड ए स्पेसेस। राइट। और आई थिंक एक और चीज़ ने हेल्प किया ड्यूरिंग पोस्ट पैंडमिक। आई थिंक टियर 2 सिटीज़ में फ्लेक्स स्पेसेस काफ़ी हद तक एंट्री किए थे। तो आई थिंक वो हद तक एस्टेब्लिश हो चुका है कि पीपल, सो हब एंड स्पोक मॉडल जिसको बोलेंगे, सैटेलाइट ऑफिसेज बीइंग देयर इन स्मॉलर सिटीज़ फ्लेक्स स्पेसेस के तौर पे। सो वो स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रेड नहीं होगा, लेकिन लगभग ग्रेड ऑफिस सेटअप हुआ है। सो उस वजह से भी आई थिंक टियर 2 सिटीज़ थोड़े लाइमलाइट में हैं कि चलो वहाँ पे फंक्शनिंग शुरू हो चुके हैं, ऑफिसेज हैं, एंड वो इट्स अ पार्ट ऑफ द हाइब्रिड मॉडल। राइट। अच्छा, अब आते हैं, क्योंकि हम शो के अंत की तरफ पहुंच रहे हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। आपकी इस रिपोर्ट का जो मुझे सबसे बड़ा और इंथुजियास्टिक हाईलाइट लगा वो ये था कि ये अगले 2 साल की भी बात कर रही है, यानी फ्यूचर की भी बात कर रही है,
और उसके हिसाब से ये फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, लेकिन कितना वो आप बताएंगे? आई थिंक अभी आपने फर्स्ट हाफ का आपने नंबर कहा था कि अबाउट 46% ऑफ द लीजिंग, सो हमारा एस्टिमेट है कि अबाउट 36-37 मिलियन स्क्वायर फीट हुआ था, उसमें से लगभग 17 मिलियन स्क्वायर फीट तो जीसीसीज का ही है। सो इस साल तो डेफिनेटली हमें भी लग रहा है कि जीसीसी लीजिंग शुड बी इजीली क्लोज टू 35-40 मिलियन स्क्वायर फीट। प्रपोर्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो अगेन 40% तो होगा ही, और ये अगर सब कुछ ऑन अ वेरी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक इट शुड बी क्लोज टू 50% ऑफ द ओवरऑल ऑफिस स्पेस डिमांड। और ये जो हम 35-40 की बात करें, दैट कैन गो अप टू 45 मिलियन स्क्वायर फीट, एंड द ड्राइवर्स आर द सेम। आई थिंक देयर इज फोकस टू सेट अप दीज सेंटर, और ये तो हम सिर्फ टॉप 7 मार्केट्स की बात कर रहे हैं। जो वो स्पेस लीज आउट होगा बाकी शहरों में, वो तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। Okay. तो आई थिंक डेफिनेटली फ्यूचर राइट इंटैक्ट है, डिमांड ड्राइवर्स इंटैक्ट है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये एक मेजर, जो हम आजकल कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू एंकर ऑफिस स्पेस डिमांड इन इंडिया राइट। विद अ डाइवर्सिफाइड बेस। हाँ, no doubt, वो तो बहुत जरूरी भी है। हाँ, हाँ, वो तभी वो ज़्यादा इंसुलेटेड रहेगा और वो ग्रोथ काफ़ी सस्टेनेबल रहता है। राइट। और मतलब फिर ये बहुत बड़े अगेन एक बड़े कैनवस पे देखें तो आपको सिर्फ एक सर्विस सेक्टर नहीं चाहिए, या सिर्फ टेक सेक्टर नहीं चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, बीएफएसआई भी चाहिए, वैरायटी चाहिए आपको। वैरायटी चाहिए ना इंडिया में। आई थिंक वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फुलफिल होता है। आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें जो इंप्रूव हो रहा है, अभी मेनली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑल दिस इज ऑटोमेशन लेड, एआई लेड, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सब में। आई थिंक जिसमें हम काफी अच्छा, आपने एआई का जिक्र कर ही दिया, आप दोनों से एक सवाल क्विकली, ये एआई का इतना हल्ला है, क्या ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएटर ऑलरेडी हो चुका है? अभी आईटी इम्पैक्टेड है, लेकिन क्या बाकी आगे चलते हुए एआई एंड ऑटोमेशन लगभग हर सेक्टर को उसी तरह इम्पैक्ट करेगा जैसा आज हम आईटी को देख रहे हैं? आईटी एक कोई भी एक नया चीज को हम डिसरप्टर कहते हैं। डिसरप्टर आल्सो लीड्स टू न्यू ग्रोथ। तो सिमिलरली आई थिंक ये एक नया डिसरप्टर है जो एक नया डिमांड क्रिएट करेगा। ओके। तो आई थिंक Yeah. हम इतने लेवल ऑफ स्टार्टअप्स की जो बात कर रहे हैं, जो एआई ऑटोमेशन फील्ड में, वो पहले नहीं थी। तो आई थिंक इट इज आल्सो अबाउट क्रिएशन ऑफ न्यू डिमांड। तो कहीं ना कहीं ओल्ड ऑपरेशंस, उसमें एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, तो वो अगर कहीं ना कहीं कम होगा तो देयर बी न्यू डिमांड। सो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट डूइंग सेम थिंग्स इन अ बेटर वे, जिसकी वजह से नया डिमांड है। राइट। अमल? देखेंगे कि एआई नेटिव और इंटेलिजेंट जीसीसी भी आना शुरू हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, जो कि हमारे लिए नेक्स्ट ग्रोथ जो फेज का है वो हमें ड्राइव करेंगे, जो कि आपके जीसीसी जो कि कंप्लीटली एआई नेटिव है। और इंडिया में अब कॉस्ट के लिए तो बस नहीं आएंगे, हमारे यहाँ पे एआई ड्रिवन इनोवेशन होगा। आप देखिएगा कि आर&डी के लिए कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे होंगे। तो ये एआई जबकि डिसरप्ट तो करेगा ही, बट डिसरप्ट बहुत ही पॉजिटिवली करेगा। आप देखेंगे कि हम जैसे हमारा जो रिक्वायरमेंट अभी आना शुरू हो गया है ऑलरेडी, कि वर्क स्पेस का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा बदल रहा है। ज़्यादा फ्लेक्सिबल, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा टेक एनेबल्ड स्पेसेस चाहिए टीम्स को। तो एआई का डिसरप्शन तो होगा, एआई के चलते सारे के सारे सेक्टर्स डिसरप्ट होंगे, बट वो ज़्यादा इनेबल करेगा हमारे ग्रोथ को लेके। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ही डरने वाली बात है कि एआई बहुत सारा जॉब्स लेके जाएगा, बट अगर एक जगह से जाएगा तो दूसरी जगह पे हमारे पास बहुत सारा काम भी आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, और हम लोग वो देख रहे हैं ऑलरेडी, कि ऑफिसेज़ ज़्यादा अब टेक इनेबल्ड बनते चले जा रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादा स्केल अप करना, स्केल डाउन करना, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इस तरीके का रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पे आना शुरू हो गया है। तो आप देखेंगे कि चीज़ें बदलेंगी, और चीज़ें इस तरीके से बदलेंगे कि आपका जो डिमांड पहले एक सेक्टर से आ रहा था, अभी मल्टीपल सेक्टर से आएँगे, ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएँगे हम लोग। तो मुझे लगता है कि एआई विल बी एन एनेबलर ऑफ सॉर्ट्स, डिसरप्ट इट इन अ वेरी, वेरी गुड वे। ओके। सो इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि फ्यूचर रेडी ऑफिसेज बनाओ, आप फ्यूचर रेडी लोगों को एम्प्लॉय करो, ताकि यू स्टे रेलेवेंट यस। ऑलवेज। राइट। अच्छा, अब वक्त है इस शो का टेक अवे क्योंकि जी। लेने का, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हुई हैं, जो बातें बहुत सारी पॉलिसी लेवल पर भी चली गई, जीसीसी इन्वायरमेंट पे चली गई, वाई इंडिया, व्हाट इज जीसीसी, तो बहुत सारा ज्ञान हो गया इसमें, और वो भी जानना जरूरी है क्योंकि जब तक बैकग्राउंड नहीं जानेंगे तब तक समझेंगे कैसे। अब मुझे विमल ये बताइए कि एक आम इन्वेस्टर, एक व्यक्ति है जो या तो टियर 1 में भी रह रहा है, मेट्रो में रह रहा है, या टियर 2 में रह रहा है, वो इन सब को, क्योंकि उसे क्या खरीदना है, उसे अपना घर खरीदना है या उसे इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदना है, उसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे सवाल पूछते हैं कि अभी मैंने कमर्शियल स्पेस में कल ही किसी ने मुझे पूछा भी कि क्या मैं ग्रेड ए ऑफिस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तो लोगों के मन में ये सारे सवाल भी होते हैं। तो इस आज की चर्चा से एक कॉमन इन्वेस्टर को, एक कॉमन इंटरेस्ट रखने वाले को, रियल एस्टेट वाले को, वो क्या इसका एक आउटकम लेकर जाए अपने साथ?
मुझे ऐसा लग रहा है फ्रॉम क्योंकि हम कमर्शियल की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आई थिंक रीट बहुत ही नया और इनोवेटिव टूल है, जो आपको एक माध्यम है जिसके थ्रू आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो. आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कॉमन इन्वेस्टर रीट को असेस करे फ्रॉम अ मार्केट परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव, उसका स्पॉन्सर कौन है, एंड अगेन some of the REITs are already present actually tier 1 और tier 2 cities में भी हैं. So I think अगर आप उनके पैरामीटर्स को एनालाइज करेंगे तो आई थिंक वो एक गेटवे है आपको इन्वेस्ट करने के लिए. तो आई थिंक अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, रीट आपके लिए एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, एज वेल एज फ्रैक्शन ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स भी अभी अवेलेबल है जो बहुत रेगुलेटेड और है. इस कहानी को थोड़ा बड़ा कर दें, इसीलिए मैंने बीच में टियर 2 की चर्चा की इतनी कि अब वहां पर अगर सब कुछ इतना अच्छा होगा या वहां पर एक ग्रोथ आएगी तो डेफिनेटली अगर वहां कोई प्लॉट खरीदेगा तो उस प्लॉट को बेहतर उसमें भाव बढ़ोतरी मिलेगा. मिलेगी, appreciation छोटी का मोटी कोई potential होगा. दुकान भी खरीदेगा तो उसमें उसको भी अप्रिसिएशन potential मिलेगा. कोई घर खरीदेगा खुद रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए और अच्छी जगह खरीदेगा तो जी. उसे भी इन्वेस्टमेंट मतलब एक अच्छा अप्रिसिएशन मिल बिल्कुल सकता बिल्कुल है. ये बिल्कुल. सारे आउटकम भी और इसमें- ये हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स देखे हैं. आई थिंक पहले भी हमने एक रिपोर्ट किए थे जिसमें हमने बहुत सारे सिटीज आइडेंटिफाई किए थे जिसके जैसे भी हाँ, रिलीजियस yes, था. yeah. कुछ सिटीज होंगे जो पिलग्रिमेज और रिलीजियस के बेसिस में, कुछ सिटीज जो डेवलप होंगे टूरिज्म की वजह से होंगे, कुछ सिटीज होंगे. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अंडरलाइन ड्राइवर को एसेस करें कि उसका पोटेंशियल क्या है, फिर वो लोकेशन कहाँ है करके. जैसे अगर हम पिलग्रिमेज सेंटर्स बात करें तो ऑब्वियसली बेड होटल्स गेस्ट हाउसेस ये बढ़ेंगे. तो स्पिरिचुअल टर्म्स जैसे बात करें, जैसे अगर हम ऑफिसेस की बात कर रहे हैं तो आई थिंक ऑफिसेस के अराउंड कैचमेंट एरियाज रहेगा जहाँ पे रेसिडेंशियल सेटअप होगा. मे बी इट्स अ गुड प्रपोजिशन टू इन्वेस्ट बिकॉज लोग आएंगे काम करने के लिए, रहेंगे भी. सो मे बी दोज आर द एरियाज. सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा जब आप एसेस करें कि बड़े कंपनीज कहाँ पे ऑफिसेस सेटअप कर रहे हैं और वहाँ के लोग कहाँ रह रहे हैं. क्या उनके खुद के कैंपसेस है या फिर वो लोग बाहर रहेंगे मतलब देयर इज पोटेंशियल. राइट. अमन, दैट्स द वे टू लुक एट. यस अमन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे टेक अवे में? बियॉन्ड रीट अगर कमर्शियल रियल एस्टेट का एक सिंपल सा फलसफा है वो यही है कि आपका लोकेशन ड्राइव्स एवरीथिंग एल्स. अगर हम रीट्स देखें तो मोस्ट ऑफ द रीट्स आप देखेंगे कि ग्रेजुअली और बहुत सारे रीट्स हमारे यहाँ पे मार्केट में आएंगे. इंडियन मार्केट अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है रीट का, बहुत ही अर्ली है, एंड मोस्ट ऑफ द रीट्स हैव गिवन सॉलिड रिटर्न्स. बट बियॉन्ड दैट अगर हम लोग कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें तो कमर्शियल रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक ही चीज देखें, अगर आपका लोकेशन अच्छा है या नहीं है. तो अगर आप टियर 1 में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू जस्ट सी द कैचमेंट एरिया इज कंड्यूसिव फॉर ऑफिसेज. वहाँ पे आसपास ऑफिस स्पेस का क्या ग्रोथ होने वाला है, इवेंचुअली क्या किस तरीके से होगा, और वो ड्राइवर होगा. बहुत सारे रीजंस उसमें रहते हैं कि क्या वहाँ पे मेट्रो कंस्ट्रक्शन अगले 5 साल होने वाला है, विच वुड मीन दैट वहाँ पे ऑफिसेज का स्लम्प आएगा. अगर किसी तरीके से रोड्स रेलवे समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वो है ऑलरेडी अवेलेबल तो ऑलरेडी ऑफिसेज वहां पे बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे. तो ऐसे लोकेशंस अगर आइडेंटिफाई किए जाए, रेसिडेंशियल इज अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट वेयर द रिटर्न्स आर नॉट एज मच, व्हाइल योर कमर्शियल इज अ बिजनेस जिसमें कि आपके रिटर्न्स अच्छे होते हैं बट स्लाइटली रिस्कियर, क्योंकि आपका जीरो भी हो सकता है बिकॉज यू माइट नॉट गेट एज मच रिटर्न. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर मेरे हिसाब से कमर्शियल वुड बी द लोकेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी. किस जगह पे आप वो कमर्शियल स्पेस ले रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा. वेरी गुड. चलिए, तो इट्स ऑल अबाउट जीसीसी प्लस कि हम मतलब एक निवेशक, एक आम खरीदार या आम आदमी व्यक्ति जो कि रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखता है और उसके सहारे बहुत कुछ करना चाहता है, उसके लिए क्या था. तो ये जीसीसी की पूरी कहानी, पूरी अंडरस्टैंडिंग आप देखें, अपने मित्रों को भी दिखाएं, एंड यू नो कि ये द रियल एसेट शो आपके लिए पहले आता है यूट्यूब पर फ्राइडे 9:30 और उसके बाद वीकेंड में आप इसे CNBC आवाज़ पर टीवी पर भी अलग अलग समय पर देख सकते हैं. जहां आपकी पसंद देखिए और अपने विचार हमें ज़रूर बताइए कि आपको शो कैसा लगा, क्या कुछ और जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट्स में हम आपको ज़रूर बताएंगे. और बहुत बहुत शुक्रिया विमल साहब और अमल साहब, आप दोनों आए. बहुत अच्छी बातचीत हुई, मेरा भी बहुत ज्ञान बढ़ा, जीसीसी के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, और मुझे लगता है वो दर्शकों के लिए भी उतनी ही बेहतर रही होगी. और उसके क्या मायने हैं हमारे लिए और आगे चल के हमारे जीवन कैसे बदलेंगे और रियल एस्टेट में कितना स्कोप बनता है इसके लिए, किसी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के लिए, आई थिंक वो भी क्लियर हुआ. तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, एंड आई होप एवरीबडी एंजॉयज द शो. धन्यवाद, नमस्कार.